हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स का जो प्री टर्म का आपका एग्जाम हुआ है उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन एग्जाम्स में वो बिल्कुल सिंपल उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपने वीडियोस में आपको डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए। Section A में question number 1 is here. A negatively charged object X is repelled by another charged object Y. One is the X is here, Y is here. इनके बीच में रिपल्सन है, लेकिन आपको गिवन है जो X है नेगेटिव चार्ज है, इट बीइंग नेगेटिव चार्ज। आपको पूछता है ये कि however an another object Z is attracted to object Y, लेकिन उससे पहले उसने बोल रखा है कि X is repelled by another charged object Y. तो Y और X के बीच में रिपल्सन है, इसका मतलब Y भी डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब उसने बोल दिया कि कोई Z ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इस Z में और Y में अट्रैक्शन है, इनमें अट्रैक्शन है। अगर इनमें अट्रैक्शन अगर नेगेटिव हो गया तो Z अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अगर Y नेगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इसके नजदीक हम Z ला गए हैं और ये Z अभी न्यूट्रल है, तो इंडक्शन से क्या हो जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इट मींस जो Z होना चाहिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, Z में भी पॉजिटिव और न्यूट्रल। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, इट इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर. In an experiment, 3 microscopic latex spheres are spread into a chamber and become charged with charges +3e, +5e and -3e. आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमारे पास कोई चैम्बर है और उस चैम्बर में हमारे पास 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स हैं, दिस वन 1 2 3। तो इन तीनों में जो चार्ज गिवन है वो चार्ज है आपके पास +3e, दूसरे में आपके पास है +5e और तीसरे में आपके पास है -3e। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना आ गया हमारे पास, +5e इज द टोटल चार्ज विद इन दिस लेटेक्स। ठीक है, अब ये बोलता है कि इन सबको हमने टच कर दिया, कांटेक्ट में कर दिया है, तो इनको कांटेक्ट में करने के बाद जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली चार्ज का कंजर्वेशन यूज करना होगा और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जो ऑप्शंस में दे रखी हैं हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें टोटल चार्ज कितना रहेगा, +5e रहेगा। तो आप देखेंगे इसमें +5e जो आंसर आएगा वो B है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस वे दिस B इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 6 + 6 12 -7 5e। अब आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन ये भी है, दिस वन, इसमें भी अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर भी +5e आता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है, ये चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, therefore this one is not possible, therefore answer B is the correct answer. Let me answer question number 3. इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है an object has charge 1 coulomb and gain 5 × 10⁻18 electrons. इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास ऑलरेडी जो चार्ज है Q1 वो कितना है, +1 कूलॉम है, और जो चार्ज उसने गेन किया Q2 वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उसने 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो चार्ज हम जानते हैं Q2 = Ne। यहाँ पे n कितने हैं, 5 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यू नो वेरी वेल, इट इज 1.6 × 10⁻−19। तो आप देखेंगे इसको हम नेगेटिव यूज करेंगे। उसकी वजह क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। इट बिकम हियर 8 × 10⁻−1 दैट इज 0.8 कूलॉम। इतना चार्ज उसके पास अब नया आ गया है। तो आपको प्रॉब्लम में पूछा गया है द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम, नेट चार्ज विल बिकम Q1 + Q2। आप इनको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 इट बीइंग हियर नेगेटिव, इट बीइंग हियर नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा 1 - 0.8 दैट कम्स आउट टू बी 0.2 कूलॉम। इन दिस वे योर आंसर इज D is the correct option. फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, उसने दे रखा है द किरचॉफ फर्स्ट रूल समेशन I = 0 एंड सेकंड रूल समेशन I = समेशन E। तो ये जो टू रूल्स ऑफ किरचॉफ के हैं ये कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, तो वी नो वेरी वेल द फर्स्ट वन इज किरचॉफ करंट लॉ और ये होता है समेशन I = 0, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो हमारा सेकंड लॉ होता है इट इज KVL, किरचॉफ सेकंड लॉ जो हमें गिवन है समेशन IR = समेशन E, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। In this way, your correct option is conservation of charge and conservation of energy. D option is the correct option. Let me discuss next question. It is question number 5.
फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय a 220 volt and 100 watt bulb when operated at 110 volt. तो आपको गिवन वोल्टेज है, वो गिवन वोल्टेज कितना दे रखा आपको, दिस वोल्टेज इज गिवन टू 110 वोल्ट। इस पे हमें बताना है कितनी पावर डिसिपेट हुई। पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू P डैश इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब यहाँ पे V हमें गिवन है, लेकिन ये रेसिस्टेंस हमें गिवन नहीं। तो इस रेसिस्टेंस को हम गिवन इंफॉर्मेशन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो रेटिंग है बल्ब की, वो रेटिंग आपको दे रखी है। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, एंड उसका पावर कितना दे रखा है आपको, इट इज 100 वोल्ट। यू नो वेरी वेल P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। इन दिस वे यहाँ से R आप कैलकुलेट कर दीजिए, V स्क्वायर बाई P, इट इज 220 into 220 अपॉन P इज 100 एंड इट कम्स आउट टू बी 22 into 22। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे। तो V स्क्वायर कितना है, 110 पीस को ऑपरेट कर रहे हैं, into 110 upon resistance is here 22 into 22, it comes out to be, it is 100 upon 4, that comes out to be 25 watt. Your answer is 25 watt is the correct option. A is the correct option. Let us discuss next question. And next question is, which of the following has negative temperature coefficient of resistivity? And your answer is semiconductor. उसकी वजह ये है कि on heating semiconductor their resistivity decreases, their resistance also decreases. R2 is equal to, you know very well, R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T। अगर हम इसका टेम्परेचर रेज करते हैं तो इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा फॉर सेमीकंडक्टर्स। लेट मी आंसर क्वेश्चन नंबर 7। हियर इन सेवंथ क्वेश्चन आपको डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको इस प्रॉब्लम में यहाँ पे 2 करंट कैरिंग वायर्स आपको गिवन है, एक में करंट यहाँ फ्लो हो रही है, लेट इट बी I1, एक में यहाँ फ्लो हो रही है I2। तो आपको राइट हैंड थंब रूल से इस तरह से देखना है कि जहां जिस रीजन में हम इन दोनों को ऐड कर सकें वहां मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम एक तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं 1 मिनट के लिए फॉर ए मोमेंट डायरेक्टली, द सेकंड रीजन इज हियर। तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड रूल से देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड करंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जहां करंट होती है वहां हम अपने इस थंब को इंडिकेट कर देते हैं, और जो पाम है जहां फिंगर्स कर्ल हो रही है, मुड़ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, तो 2 की वजह से आउटसाइड आ गया यहाँ पे। तो मेंशन कर सकते हैं कि B2 की डायरेक्शन क्या है, B2 इज आउटसाइड। अब यहीं पर हम 1 को देखेंगे, B1 की डायरेक्शन क्या होगी, B1 में करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है। आपको सेकंड रीजन में डिस्कस करना है, करंट राइट साइड हो गया, सेकंड रीजन में ऊपर डायरेक्शन में सेकंड रीजन है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इट इज अगेन आउटवर्ड। तो इन दिस वे इट इज आउटवर्ड अगेन। तो अगर दोनों साइड से आउटवर्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इट बिकम हियर B1 प्लस B2। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसी तरह से हम 8th क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। 8th क्वेश्चन इज हियर, इट मींस B इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका, 7th क्वेश्चन का। अब हम 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 parallel conductors carrying current of 4 ampere 10 ampere are placed 2.5 centimeter apart in vacuum. Find the force per unit length between them. You know very well the force per unit length comes out to be 2 into 10 raised power minus 7 I1 I2 by R। ये ऐसा ही सिस्टम में है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 into 10 raised power minus 7 I1 I2, I कितना 4 है, I2 is 10 upon R, R is given to 2.5 centimeter, 2.5 into 10 raised power minus 2। इसको हम चेक कर सकते हैं, it become here 2 into 4 into 10 into 10 raised power minus 7 into 100 upon 2.5। तब इसको मैंने क्या किया, 10 raised power 2 को ऊपर ले गया, यहाँ से 1 जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, एंड यू नो 25 4 जब होता है 100, तो 40 इज हियर, तो इट बिकम हियर, तो इस 1 जीरो यहाँ भी है, 1 जीरो यहाँ भी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 raised power minus 5 ये बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32 into 10 raised power minus 5 न्यूटन पर मीटर। इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर पॉइंट को मैं इधर ले जाऊं तो इट बिकम हियर 3.2 into 10 raised power minus 4 न्यूटन per meter is the answer. D is the correct option. The next question is question number 9th. If an ammeter is to be used in place of a voltmeter, then we must connect with ammeter. हम अच्छी तरह जानते हैं कि voltmeter is high resistance device and ammeter is low resistance device. तो ammeter को आपको एज ए voltmeter यूज करना है, इट मींस ammeter के रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें ammeter के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। High resistance is to be connected in series with ammeter. Therefore, the correct option is D is the correct option. Question 10th is here.
The magnetic field at the center of current carrying circular loop of radius r is B1. The magnetic field at a point on its axis at distance r from center of the loop is B2. Then ratio B1 upon B2. इस प्रॉब्लम में आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज दे रखा है। करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे अगर सर्कुलर कंडक्टर हमारे पास है, इसका रेडियस r है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये हम जानते हैं इट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब यहीं पर वो बोलता है कि अगर एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो किसी पॉइंट पे ऑन इट्स एक्सिस डिस्टेंस x पर है सेंटर से, लेट द रेडियस इज r इज हियर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B2 म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। इस प्रॉब्लम में आपको जो x है वो r के बराबर गिवन है। इट मींस जो हम x इक्वल टू r यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2 इंटू r। दिस द इक्वेशन नंबर 2 इज हियर। और इस प्रॉब्लम में आपको B1 अपॉन B2 को सॉल्व करना है। इसको अगर चेक करते हैं योर आंसर कम्स आउट टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r इंटू इट बिकम हियर म्यू नॉट एन आई बाई इट इज 4√2r। 4√2r यहाँ ऊपर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी r से r कैंसल आउट हो जाएगा एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 2√2 is the ratio here. Correct option is A. Next question is question number 11th. The self inductance of solenoid having 600 turns is 108 millihenry. The self inductance of a coil having 500 turns with the same length, the same radius and the same medium will be. यहाँ पे self inductance का problem है। Self inductance that we know very well, it is here L is equal to mu naught n square A by L. इस प्रॉब्लम में जो एरिया होगा इसका कॉइल का वो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर जो एरिया हमें गिवन है ये आइडेंटिकल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, लेंथ भी सेम है। इन दिस वे L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मीडियम भी सेम है। इट मींस L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 इट्स होल स्क्वायर। L2 इज इक्वल टू L1 N2 बाय N1 इट्स होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें इट इज 108 मिली हेनरी आपको गिवन है। N2 बाय N1, N2 आपको गिवन है 500 and N1 is given to you 600. इसको अगर सॉल्व करते हैं it comes out to be its whole square. This comes out to be 108 into 25 by 36. 36 3 ja 108. It comes out to be 75 millihenry, and your correct answer is D here. Let us discuss question number 12th. It is given to you the RMS current in circuit connected to 50 Hz AC source is 15 ampere. The value of current in the circuit 1/600 second after the instant of current is 0. It means ये जो AC की बात कर रहा है, अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहा है, इसकी जो साइन नेचर हमारे पास गिवन है, ये t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 0 है। तो आपको ये पूछा गया है कि 1/600 सेकेंड में t इक्वल टू 1/600 सेकेंड इस टाइम पर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमें ओमेगा टी की जरूरत पड़ेगी। ओमेगा टी को आप अलग से सॉल्व कर दीजिए। ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई, f इज द फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम। 2 पाई f फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज इनटू टाइम इज गिवन टू यू 1/600। इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी पाई बाय 6। यहाँ से ये 100 कट जाएगा, पाई बाय 6 यहाँ पे ओमेगा टी आ गया है। योर आंसर कम्स आउट टू बी I नॉट इनटू साइन ऑफ पाई बाय 6। I नॉट इज √2 इनटू I RMS एंड पाई बाय साइन पाई बाय 6 इज हाफ ईयर, और I RMS आपको प्रॉब्लम में गिवन है, इट इज गिवन टू 15 एम्पियर। देन योर आंसर कम्स आउट टू बी 15√2 by 2 and after solving comes out to be 15 by √2 ampere. A is the correct option. Next question is question number 13. It is given to you in a circuit the phase difference between alternating current and source voltage is pi by 2. Which of the following cannot be the elements of the circuit? आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि phi is equal to pi by 2. pi by 2 का जो फेज डिफरेंस AC सर्किट में होता है वो या तो इंडक्टर के लिए होता है या फिर कैपेसिटर के लिए होता है। इन दोनों के लिए ही फेज डिफरेंस 90 पॉसिबल है, बाकी और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हम LR कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इस सिचुएशन में टेंजेंट फाई जो फेज डिफरेंस आता है वो XL बाई R हो जाएगा, ये 90 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस को हम केयरफुली देखें। ओनली सी, यस इट इज पॉसिबल। ओनली एल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। एल और सी, आइदर एल इज पॉसिबल और सी इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। बट दिस एल एंड आर इन दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल हियर, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी हियर। लेट यू आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको स्टेटमेंट गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन टू 3x स्क्वायर, और आपको इस प्रॉब्लम में बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कीजिए एट अ पॉइंट
1 मीटर, 0 एंड 2 मीटर। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E is equal to that you know very well minus d by dx. It is here minus d upon dx. X is given to you 3x square. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं it comes out to be 6x, लेकिन नेगेटिव में आएगा। अब x की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, -6 into 1, that comes out to be -6 volt per meter. In this way your answer will be 6 volt per meter along minus x axis, and is the answer. The correct answer is A. Next question is question 17. A potential difference 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electron passing through it is. आपको बोलता है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। आप जानते हैं करंट I is equal to Q by T, Q is equal to NE by T, N by T is required here, that is equal to I by N by T is equal to I by E. अब आपको यहाँ पे करंट I चाहिए, तो you know very well I is equal to V by R. तो V आपको गिवन है यहाँ पे 200, R is given to 100, सॉल्व करके कितना गया 2 एम्पीयर आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 2 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1.25 × 10⁻19। तो दीज मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। हियर इन दिस क्वेश्चन द इंपेडेंस फॉर LCR सीरीज सर्किट, इंपेडेंस LCR सीरीज सर्किट में होता है Z is equal to √ R square plus XL minus XC का whole square is the answer. In this way D option is the correct option. Question number 19 is here. आपको इस प्रॉब्लम में गिवन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन टू यू E is equal to E0 sin omega t एंड करंट कितनी गिवन है I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2। इसको केयरफुली देखते हैं कि यहाँ पे फेज एंगल कितना आ जाएगा, pi by 2 आ जाएगा। आपको पूछता है एवरेज पावर ओवर वन साइकिल, इसका फॉर्मूला होता है ERMS into IRMS into cos phi। यहाँ पे ERMS into IRMS cos phi is cos pi by 2 और cos pi by 2 की वैल्यू 0 होती है। इन दिस वे एवरेज पावर कम्स आउट टू बी 0 एंड योर ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है a current carrying wire kept in uniform magnetic field and it will experience maximum force when it is। तो जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर पे वो होता है BIL sin थीटा। प्रॉब्लम में F मैक्सिमम होना चाहिए। F मैक्सिमम तभी हो पाएगी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। It means the angle between the current and magnetic field that must be equal to 90 degree. Therefore, option A is the correct option. Next question is question number 21. Question number 21 में आपको गिवन है the voltage across resistor, inductor and capacitor connected in series to AC source is 20 volt, 15 volt and 30 volt respectively. It means जो वोल्टेज आपको रेसिस्टर पे दे रखी है वो कितनी है, 20 है, and this 15 volt is across EL across inductor and voltage across capacitor is AC is 30 volt. The problem is आपको नेट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। नेट वोल्टेज V is equal to होता है √ the voltage across resistor its square plus it is here EL minus EC its whole square। आप यहाँ पे इसको डिफरेंस भी लिख सकते हैं, जो ज्यादा वोल्टेज है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ER कितना आपके पास 20 वोल्ट है, 20 स्क्वायर हो जाएगा प्लस EL माइनस EC इट इज 15 माइनस 30 इट्स होल स्क्वायर। ये -15 आएगा, -15 का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, इट बिकम हियर 20 स्क्वायर प्लस -15 इट्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी √625। सॉल्व कर लेंगे 25 वोल्ट इज द आंसर। इन दिस वे करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 में आपको ये गिवन है कि इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी। इन केस ऑफ डीसी जो करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटर सर्किट में फ्लो होता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, एक्सटर्नल सर्किट इज हियर। इसमें जो करंट आउटर साइड से फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, लेकिन इनसाइड जो करंट फ्लो होगा वो नेगेटिव टू प्लस होगा। इन दिस वे द इनसाइड, आपको पहले इनसाइड पूछा गया इस प्रॉब्लम में, वो पहले उसने इनसाइड लिखा हुआ है। इनसाइड में करंट क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड में है। इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Here in this problem, the magnitude of electric field due to a point charge 2q at distance r is E। अगर हम सीधे इस क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करें तो आपको गिवन है यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज 2q है, इससे डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका होता है kq by r स्क्वायर। q की जगह में 2q हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इज हियर। अब वही बोलता है इस प्रॉब्लम में कि आपको एक स्फेरिकल शेल गिवन है और जो स्फेरिकल शेल है इसका रेडियस कैपिटल R है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट R आपने अभी कंसीडर किया था उसके रेस्पेक्ट में जो R है ये बहुत छोटा है,
It is given to you here. R is very greater than R. This R is very greater than R. It means अगर मैं इस पॉइंट को R को इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करूं, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है. अब आपका प्रॉब्लम ये है कि चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल इज Q. Then electric field due to uniformly charged thin spherical shell of radius r with total charge q at a distance r/2. इस पे जो टोटल चार्ज गिवन है आपको q गिवन है. यहाँ पे टोटल चार्ज q आ गया और हम जानते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल इज सपोज टू बी एट इट्स सेंटर. यहाँ पे सेंटर पे हमने अज्यूम कर दिया है. तो डिस्टेंस r/2 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करना है. तो यहाँ से डिस्टेंस r/2 इतना हो जाएगा, r/2 इतना हो जाएगा हमारे पास. दिस मच डिस्टेंस इज r/2. यहाँ पे हम इस चार्ज को जो स्फेरिकल शेल के ऊपर है इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं एट इट्स सेंटर. तो सेंटर पे जो चार्ज है इट बिहेव एज पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम kq by r/2 its whole square. After solving comes out to be 4 kq by r square. और kq by r square की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं. यहाँ से कितना जाएगा kq by r square? kq by r square comes out to be e/2. तो कितना हो जाएगा? 4 into e/2 and it comes out to be 2e. In this way your correct answer is C here. The next question is question 24. इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम में गिवन है the horizontal component of arithmetic field at place is 0.2 cos. The horizontal component BH is given to you 0.2 cos and total arithmetic field is 0.4 cos. The total arithmetic field B is 0.4 cos और आपको पूछा गया है angle of dip delta is equal to how much. तो फॉर्मूला हमारा होता है BH is equal to B cos delta. तो यहाँ से आप cos delta को सॉल्व कर सकते हैं. BH upon B, BH is given to 0.2, B 0.4 and on solving it comes out to be 1/2. It means cos delta की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? Cos delta is equal to 1/2 and therefore delta is equal to 60 degree. C is the correct option. Next question is question 25. The current in the primary coil of a pair of coils changes from 7 ampere to 3 ampere in 0.4 second. The mutual inductance between two coils is 0.5 Henry. The induced EMF in secondary coil. ये क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा E2 is equal to M di by dt. यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. अब यहाँ पे M कितना गिवन है आपको? 0.5 हेनरी गिवन है. di by dt, di मतलब चेंज इन करंट 7 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर अपॉन टाइम इज गिवन टू यू. इट इज हियर 0.04 सेकेंड. सॉल्व करके आ जाएगा 0.5 इंटू 4 अपॉन 0.04. इसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा and it comes out to be 50 volt. 50 volt is the correct answer and your correct option is A. In this way we discussed the problems from section A of the paper and in next video I will upload the solution of other problems.